हाय हाय बूढ़ा क्यों मरा, बूढ़े ने पीली लाशी, पोते ने दे दी फांसी, बूढ़ा ने उमरा, गीत गाती हुई आती महिलाएं। एक एक जो कड़केबाज था उसे तुरंत जो है गड़ दिया, हे भगवान तेरी माया, राधा दो लुगाई ले आया, दोनों मर गई, राधा रोन भी ना पाया। गप गए, जो है आपके गपोड़ गए, गड़ंग गए, बतंगड़ गए, सारी चीजें हास्य की जितनी भी धाएं थी, अब उनको सैद्धांतिक स्वरूप हम नहीं देंगे तो कौन देगा। जय तो भारतम। साथियों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आज एक और नए पड़ाव पर हम हैं और आज हमारे साथ हैं हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा, साहित्यकार और समाज के लिए, हरियाणवी संस्कृति के लिए विस्तार से काम करने वाले डॉक्टर महासिंह पूनिया, जिनको अभी अभी कुछ महीने पहले ही हरियाणा साहित्य अकादमी ने जन कवि मेहर सिंह सम्मान से सम्मानित किया है। अपनी ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको इस सम्मान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आपके भी हार्दिक आभार। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में, क्योंकि पारिवारिक परिवेश किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। देखिए, मेरा जन्म गांव डिडवाड़ी नौलथा के पास है, तो वहां पर हुआ, और एक किसान के घर, मेरे फादर साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन गांव में हम 3 भाई 2 बहनें हैं। और जैसे गांव में किसान के घर काम करना होता है, तो सारा काम मैंने किया है, चाहे उसमें मतलब जैसे भैंसों को चराना है, चाहे उसका उनका दूध निकालना है, चाहे मतलब खेती करनी है, गेहूं कटवाने हैं, जितना भी जो काम होता है वो सारे का सारा जो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए एक बच्चा करता है, उसको मैंने बहुत आत्मसात किया है और उन चीजों को बहुत गहराई से देखा है। इसीलिए वो लेखन में कहीं न कहीं उनका पुट जो है वो दिखाई पड़ता है, चाहे फागण में महिलाएं नाचती हुई हों, चाहे आपके मतलब सांझी फोड़ती हुई या सांझी लगाती हुई, जितनी भी लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं गांव में उनको बहुत नजदीक से देखा है। और चाहे दादा खेड़े की पूजा है, चाहे आपकी माता धोकने की परंपरा है, जितने भी चीजें हैं जो मतलब हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत करीब से देखा है, इसीलिए उनसे लगाव भी हो गया। जी। तो डॉक्टर साहब, जब आपका जन्म हुआ, हालांकि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी युवा हैं आप, और लेकिन फिर भी समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। और जी। उस समय में और आज के समय में सामाजिक परिवेश में क्या अंतर आप देखते हैं? तत्कालीन जो हम्म। सामाजिक परिस्थितियां थी और आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, कितना अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर आ गया है इसमें जो दिनेश भाई, उस समय जो सामाजिक सौहार्द था बहुत ज्यादा था, और एक दूसरे के लिए लोगों में जो सहायता की भावना थी वो थी, और अपने रीति रिवाजों से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहते थे। लेकिन वो चीज कहीं अब वो ऐसा लग रहा है कि वो चीज कहीं पीछे छूटती जा रही है, और हम आपाधापी में, भागदौड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारी जितने संस्कार हैं, जितनी परंपराएं हैं, जितने जो है रीति रिवाज हैं, उनमें आमूल चूल जो है परिवर्तन आ चुका है। आप किसी भी एक विषय को उठा लें, चाहे बच्चे के जन्म के समय जितनी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी आप उनको उठा लो, या विवाह के अवसर पर जितने हमारे जो रीति रिवाज थे, मनाने की परंपरा थी, उनको उठा लो, सारी की सारी चीजें जो है अतीत का हिस्सा बनते हुए जा रही हैं, और आमूल चूल जो मतलब जो परिवर्तन हो चुका है। हम ऐसी बारातों में गए हैं जहां 2 2 दिन रुकना होता था, ऐसी बारातों में गए जहां 4 4 रोटी होती थी, और मतलब इस तरीके से गांव के चारों ओर जो है घुड़चड़ी होना, दादा खेड़े की धोख मारना, और उसके बाद जो कांगड़ा खिलाई, और 1 महीना पहले घर में चहल पहल, विवाह के अवसर पर बुआ का आ जाना, बहनों का आ जाना, पूरी गली में ये मतलब ये लगता था कि जैसे विवाह मतलब किसी एक घर में नहीं, जो पूरे मोहल्ले में है। तो वो जो परंपरा थी, वो परंपरा धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, और हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भी जो है फीकी पड़ती जा रही हैं। आप चाहे उसमें चौपाल की परंपरा ले लो, चाहे मतलब दूसरी मतलब कोई सी भी परंपरा आप ले सकते हैं, रीति रिवाजों की है, गीत गाने की परंपरा है, तो वो सारी परंपराएं कहीं न कहीं आज पीछे छूटती हुई जो दिखाई दे रही हैं, और जो हमारे लोक पारंपरिक काम धंधे थे वो भी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि जिन लोगों की जिनमें दक्षता थी उन्होंने वो काम छोड़ दिया है, वो कहीं दूसरी ओर विमुख हो चुके हैं। लोहार ने लोहार का काम छोड़ दिया, बढ़ई ने बढ़ई का काम छोड़ दिया, और जो छिप्पी ने छिपाई का काम छोड़ दिया। इसी प्रकार जो मतलब जुलाहा है उसने अपना जो मतलब
बुनाई का काम छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो लोग पारंपरिक काम थे, जो सदियों से चले आ रहे थे, और यदि हजारों सालों से जो दक्षता जो समाज में देखने को मिलती थी, वो दक्षता कहीं न कहीं अब जो नई पीढ़ी है उसने उसको अंगीकार नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए आमूलचूल जो परिवर्तन है समाज में देखने को मिल रहा है। जी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताया आपने, और वाकई बड़ा अंतर आ गया है। जैसे बात होती है आप लोगों से और जो बातें बताई जाती हैं हरियाणवी समाज के बारे में, और आज की जो चीजें बदल गई हैं। लेकिन आप अपने जीवन पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का और सामाजिक पृष्ठभूमि का कितना असर देखते हैं? नहीं, इसका पूरा असर है, शायद उसी का असर है कि हम गांव के बच्चे थे। गांव के बच्चे होने के बावजूद जैसे हम कॉलेज लाइफ में आए, वहां हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया, और उसके बावजूद फिर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ पर देखा, और फिर यह भी महसूस हुआ कि यदि हरियाणा के गांव के लिए या संस्कृति के लिए आप और हम काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति को फरिश्ता नहीं अलग से आएगा। तो यही भावना थी मूल रूप से, जो है मोटे रूप से मेरे मन में, और इसी कारण लगभग 6 लाख किलोमीटर की यात्रा गांव में की, और उस यात्रा के माध्यम से ही जो है धरोहर जैसा जो संग्रहालय है वो देखने को मिला लोगों को, जिसको 30 लाख लोगों ने जो है देखा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा जो पुरानी विषय वस्तुएं हैं, वो सारा मतलब केवल और केवल एक ही था कि भाई हम गांव के बच्चे हैं, और गांव का बच्चे होने के नाते हमारे को ये मंच मिला है। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इस काम को करने के लिए नहीं आएगा। जी। बहुत बढ़िया बताया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब धरोहर का जिक्र आपने किया, तो मैं चाहता हूँ जी आप जी धरोहर एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, हरियाणा वासियों के लिए। तो मैं चाहता हूँ जी जी। धरोहर के बारे में अगर जिक्र आया है तो अभी विस्तार से बात की जाए। एक बार धरोहर के बारे में पूरा बताइए हमें विस्तार से। धरोहर हरियाणा संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी में एक संग्रहालय है, और लगभग ये 1 एकड़ में बसा हुआ है। और इसको लेकर के मतलब शुरू में जब 2005 की बात है, तो उस समय के जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर आरपी हुड्डा, 40 लोगों की एक जो कमेटी बनाई, और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई यूनिवर्सिटी के लगभग जो 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें कोई यूनिवर्सिटी को एक ऐसा संस्थान देना चाहिए कि जिसके माध्यम से पूरी पहचान बने। तो उस कमेटी की मीटिंग 4-5 बार हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, और उसके बावजूद एक दिन ब्रेकफास्ट पे मुझे उन्होंने बुलाया अपने रेजिडेंस पे। तो उन्होंने मुझे शेयर की अपनी फीलिंग के, उन्होंने कहा कि बेटा इस तरीके से मैं चाहता हूं कि एक संग्रहालय बने हरियाणा की संस्कृति का, लेकिन 3-4 मीटिंग हो चुकी है, अभी तक कोई रिजल्ट इसका नहीं आया है, और आप अखबारों में हरियाणवी संस्कृति पे लिखते रहे हो, अभी आप यहाँ जो है लेक्चरर भी हो यूनिवर्सिटी में, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, और आज 11 बजे मीटिंग है, तो आज आप जो है पहुंच जाना। तो मैं 11 बजे गया, तो जैसे ही सभी एक्सपर्ट्स थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डीन होते हैं, जैसा एक ट्रेंड है हमारे यहाँ काम करने का सलीका है, वो जो कमेटी बनती है, और उसके बाद उसी तरीके से जब जो कमेटी में मेरे को स्पेशल बोलने का मौका दिया, और मैं 10 मिनट तक बोलता रहा, और उन्होंने कहा कैसे बनाओगे? मैंने कहा जी जो संग्रहालय तो बना पड़ा है, आप जो है गाड़ी दीजिए और पैसे दीजिए, गांव में जाएंगे और वहां से सामान एकत्रित करेंगे, और उस तरीके से यहाँ पर संग्रहालय बन जाएगा। उन्होंने कहा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे गाड़ी दी और पैसे दिए। मैं लगभग 3 दिन तक जो है झज्जर जिले में दुबलदन माजरा और दूसरे आसपास के गांव थे, बेरी और उधर जो है मतलब मैं चक्कर लगाता रहा, और इस प्रकार मैंने जो है 3 दिन में लगभग 165 जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स थे उनको संकलन किया, और उनकी विषय सूची लेकर के जब मैं वाइस चांसलर के पास आया और मैंने कहा जी ये लीजिए, लगभग 165 आइटम हमारे को मिल गए हैं, और वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरा संग्रहालय जो है बन गया है, और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो दिन था। फिर उसके बाद तो मुझे सारी सुविधाएं दे दी गई, मुझे जो है इसका संग्रहालय का क्यूरेटर भी बना दिया गया, और फील्ड में मैं जाता रहा, चीजें संकलित करता रहा, और जो भी चीजें हमें मिलती, जो भी वेस्टेज घरों में होती है, चाहे उसमें कपड़े थे, दामन थे, लियाफ थे, चाहे उसमें हमारे जो बर्तन थे, और खेतीबाड़ी की जो विषय वस्तुएं, चाहे जुए थे, हल थे, टांगड़ी थी, जितनी भी चीजें थी, और हाथ से बने हुए थैले थे या दूसरी चीजें थी, वो सारी चीजें हम संकलित करते रहे, और ट्रक जो है भर भर के हम यहाँ पर लाते रहे। एक जगह हमने यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी में निर्धारित कर ली, और उसके बाद जब हमारा 4-5 महीने हो गए संकलित करते करते, फिर हमने कैटेगराइज करना शुरू किया। फिर जैसे हमारा जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, उन, उन, उन वो हमारे पास 10 थे शुरू में। फिर हम जब सेक्शन बनाने लगे तो फील्ड में गए, फिर दोबारा से
फिर हमने स्पेसिफिक सेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया, फिर वो चीजें लेकर के आए, उसको जो बनाया। फिर एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें थी, जैसे टांगड़ी कम थी तो फिर जो है दोबारा गए फील्ड में, फिर टांगड़ी जो लकड़ी की होती है जो बड़ी पुरानी थी उनको संकलित किया। इसी प्रकार हल, इसी प्रकार जुए, इसी प्रकार जो हमारे जो पुराने बर्तन, इसी प्रकार हुक्के, बहुत सारी जितनी भी सारी जो पुरानी चीजें थी उन सबको संकलित किया। और हरियाणा के दीनदयाल मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो पिताजी साहब ने धरोहर हरियाणा का जो संग्रहालय है उसका जो जनता को समर्पित किया। और बहुत से जो सांस्कृतिक विद्वान थे वो भी यहाँ पर आए, और हमने एक छोटा सा इसमें लगभग जो है 10-12 सेक्शन उस समय बनाए। तो लोगों ने जब इस संग्रहालय को देखा तो मतलब बहुत ज्यादा तारीफ मिली, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम कर दिया है, आने वाले दिनों में जो है इसका परिणाम आपको मिलेगा। और वो उत्साह बनता रह गया। और उसके बाद फिर हमने सेकंड फेज 2012-13 में सेकंड फेज हमने की, और उसमें चाहे ठठेरा है, चाहे लोहार है, चाहे कुम्हार है, चाहे दर्जी है, चाहे ईंट बनाने वाला है, चाहे बड़भुजा है, और चाहे अहिरवाल है, चाहे लकड़ी का काम करने वाला जो कारीगर है, पत्थर का काम करने वाला जो कारीगर है, और इसके साथ ही जो छिप्पी है वो है, दर्जी है, और इसके साथ चरमकार है जो गांव में जूती बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, मशक बनाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और जो मेवात है उसको, और फिर हमारे जो पुराने ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थे जितने हमारे, चाहे उसमें बैलगाड़ी थी, चाहे उसमें रथ था, मंजोली थी, टमटम थी, ये सारी चीजें हमने गांव गांव में जाकर के इकट्ठी की और उनके अलग से सेक्शन बनाए। और इस तरीके से जैसे बोइये बनाने की जो कला है उसको दिखाया, लोहार की जो कला है उसको दिखाया, छाछ बनाने की जो कला है गांव में उसको दिखाया, इसके साथ ही मुड्डे बनाने की जो कला है उसको भी दिखाया। सिकलीगर के माध्यम से जो आपका जो ताले बनाने की जो कला थी, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह की सेना में ये जो सिकलीगर लोग होते थे ये वेपन्स के केयर टेकर होते थे, लेकिन जैसे ही वो रजवाड़ा व्यवस्था जैसे ही जो बिखरी, उसके बाद इन्होंने लोहे का काम जारी रखा, और उसके बाद ये जैसे छोटे चाकू हैं, कैंची हैं, और इस तरीके से ताले, ये मतलब हथियारों की जगह ये बनाने लग गए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें मतलब हमने संकलित की, और एक अलग तरह का मुकाम जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने हासिल किया। जी डॉक्टर साहब, ये जो जितनी सारी बातें आपने बताई किसी भी सुनने वाले को रोमांचित कर देने वाली हैं, और खासतौर से अगर वो हरियाणवी है तो अपने आप में विशेष बात होगी उसके लिए भी। जी और जी आपने तो जी खुद इस काम को किया है, लेकिन जी बहुत बड़ा काम है ये। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अविस्मरणीय हो जाती हैं। कोई जी ऐसी जी घटना, कोई ऐसी चीज जो आप यहाँ साझा करना चाहें? ये बहुत सी घटनाएं हैं जो मतलब दिल को छू गई थी। बहुत सी ऐसी घटनाएं थी। एक घटना जब कादमा में गया, तो कादमा में जब मैं सामान जो है निकलवा रहा था, तो गांव में लोग जैसे ताश खेलते हैं तो बैठे हुए थे। तो उन्होंने, जब मैं उनके पास गया कि मैं ऐसे ऐसे हम यूनिवर्सिटी में संग्रहालय बना रहे हैं तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप जैसे चोर सो घूमते हैं यहाँ पर, पिछले दिनों भी आए थे। तो इस तरह की जो मतलब वो स्थिति होती है कि वे जो है गांव से सामान ले जाते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग थे, और वो चीज मेरे दिल को छू गई, और मुझे इतना हर्ट हुआ कि मैं उन लोगों के पास बैठ गया, और मैंने उनको मतलब अपनी जो बैकग्राउंड थी, मेरी जो ग्राउंड रियलिटी थी, मेरी जो सोच मानसिकता, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किस परिवार से हूँ, इस विजन के पीछे मेरी क्या सोच है, हमारे कुलपति की क्या सोच है, वो सारी चीजें जो मैंने उनको साझा की। और यकीन मानिए जितने लोग ताश खेल रहे थे वो सारे के सारे कन्विंस हो गए, और कादमा गांव में जो है मेरे साथ घूमते हुए उन्होंने सामान को इकट्ठा करवाया। तो कई बार ऐसे ऐसे चैलेंज जो है होते हैं। एक बार जो गिराए में मैं किसी के घर, मुझे पता चला कि टोकना है वहां पर पीतल का, तो मैंने उनको फोन किया कि आपके घर टोकना है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर टोकना है, और हमारे घर आने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे दादी के हाथ का है वो, ना हम देंगे ना हमारे घर। उन्होंने फोन इस तरीके से काट दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पैशन था, मैं उनके घर में गया, और उनके घर में जाकर के 2 घंटे वहां रह करके खाना खा करके और आते हुए वो टोकना लेकर के आया। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्थिति थी। वो एक बार मैं जब जो है गुआना जा रहा था, तो मैंने तांबे का टोकना, एक जो सेठानी थी, वो तांबे का बड़ा टोकना था, लगभग मेरे ख्याल में 40-50 किलो का वो टोकना था। उसमें वो घी रखते थे। मैंने देखा वो रिक्शा में बेचने जा रही है, तो मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। तो जब उसने जो दुकानदार को बेचा, उनके फैमिली की ही दुकान थी, तो उन्होंने जो है 5500 रुपए का बेचा। तो उसी समय मैं साथ साथ ही खड़ा था, तो मैंने कहा 6500 रुपए आप ले लो।
तो उन्होंने मना कर दिया कि बोले भाई हम तो नहीं जो है बेचते इसको, और बेचेंगे तो 11,000 में बेचेंगे। मैंने कहा भाई मेरे सामने आपने 5500 रुपए में लिया है, मैं 6500 दे रहा हूँ, आप 11,000 में कैसे दे दोगे? अब मेरे सामने ही तुला है ये सारी चीजें। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो 11,000 में बेचेंगे। तो वहां पर मेरे दोस्त जो डीएसपी थे उस समय गोवाना में, अरुण नेहरा, जो आजकल एसएसपी हैं, मतलब सिरसा में पिछले दिनों एसपी भी थे, तो मैंने उनको फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो वो अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और जो सदर थाने के एसएचओ को बुलाया और लाला जी को बुलाया, मतलब जिसके वहां पर टोकना था, और लाला जी को हाथ जोड़ के कहे कि ये टोकना जो है लाला जी मैंने डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से दान में दे दिया है, आपने जितनी मेरी पर्ची काटनी है वो काट लो। और लाला जी ने उसकी कोई पर्ची नहीं काटी डीएसपी साहब की, और वो टोकना फ्री में हमारे पास दरबार में आ गया। तो इस तरीके से हजारों किस्से ऐसे हैं कि जो जी मतलब धरोहर हरियाणा संग्रहालय से जुड़े हुए। जी। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी इन बातों से याद आ रहा है, एक और संग्रहालय से आप जुड़े रहे हैं, उसके जी, बारे में बताइए थोड़ा सा। कौन से संग्रहालय से? कोई 1857 क्रांति हाँ हाँ 1857 18। करके। नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता देता, तो मैं बताता हूँ कि मैंने देश में 10-15 संग्रहालय बनाए हैं। तो उसके लिए जी मैं आपको बता देता हूं कि 1857 का संग्रहालय जो मधुबन जो जो म्यूजियम है उसमें हमने बनाया वीएन राय जी के साथ। उसके बाद हरियाणा पुलिस का जो पहला संग्रहालय है वो भी हमने बनाया, जो है डीजीपी दलाल साहब थे उस समय उनके साथ। फिर उसके बाद 1857 का जो संग्रहालय है यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो है मतलब जिसकी ओपनिंग हो चुकी है वो भी हमने बनाया है। बिरजू महाराज का संग्रहालय लखनऊ में वो भी हमने बनाया है। राष्ट्रपति भवन में हमने संग्रहालय जो है जो वहां का अस्तबल था उसको संग्रहालय में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर बहुत से संग्रहालय अभी जो 400 करोड़ रुपए की लागत से जो आपका अंबाला में शहीदी स्मारक बन रहा है, तो उसकी जो सलाहकार समिति है मैं उसका भी सदस्य हूं, जिसके जो चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से काम तो निरंतर चल रहा है। अभी जो जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी एक इस तरह का, जैसे हमने धरोहर बनाया है तो वहां पर भी एक संग्रहालय बनने जा रहा है, वहां पर भी मैं एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक जो बिहार में बनने जा रहा है धरोहर के पैटर्न पे, उसमें भी मैं काम कर रहा हूं। तो ये सिलसिला निरंतर जारी है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद का भी 10 एकड़ जगह में जीटी रोड पे मैं खुद का अपना एक विरासत हेरिटेज विलेज मतलब जिसका सीएलयू हो चुका है वो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो एक अलग तरह का आधुनिक गांव जो भारत में अभी तक शिल्पकारों का कोई भी गांव नहीं है, तो वो एक अलग तरह का गांव मैं बसा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में उसके माध्यम से पूरी सांस्कृतिक जो विरासत है वो बाजार से जुड़ पाएगी, और जो हमारे पारंपरिक काम धंधे हैं उनको जो है जगह मिलेगी, और युवा पीढ़ी उसको देख पाएगी। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया, हमारी शुभकामनाएं आपको इस उत्तम कार्य के लिए। और जी जी आगे बढ़ते हैं, और ये एक आपके पूरे काम का एक हिस्सा है ये, और सबसे बड़ी बात ये है जी कि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, तो निसंदेह हरियाणा की नहीं, राष्ट्रीय धरोहर को सहेजने की बात हो रही है। जी जी पर इसके साथ साथ आपने परस्पर समानांतर काम किया है हरियाणा की संस्कृति के लिए। जी मैं जी। चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी विस्तार से बताएं। हरियाणा की संस्कृति के लिए मैंने बहुत सारा काम अब भी कर रहा हूँ, और वो पैशन भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए जो है 12 पुस्तकें मेरी जो है अभी उपलब्ध हैं, और जिनमें से एक हरियाणा के जो प्रबंध काव्य हैं वो मेरा थीसिस था, और हरियाणा की पत्रकारिता के विषय में भी एक पुस्तक है। और उसके अतिरिक्त हरियाणा का पहला मुहावरा कोश जो है वो मैंने जो है निकाला है, जिसमें लगभग 6,000 के करीब हरियाणवी जो मुहावरे हैं वो जो प्रकाशित हो चुका है। और इसका हरियाणा की साहित्यिक धरोहर, हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, हरियाणा की हास्य कथाएं, हरियाणा के लोकगीत, तो इस तरह से सांझी जो किताब, सांझी के ऊपर भी जो एक किताब है वो आ रही है। और इस तरह हरियाणा की जो कहावतें हैं, कहवत हैं, वो भी मैंने संकलित कर रखी हैं। और हरियाणा की एक पूरी कोश परंपरा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। जैसे मुहावरा कोश है, उसी प्रकार हरियाणा कहवत कोश, हरियाणवी मखौल कोश, हरियाणवी गीत कोश, हरियाणवी कथा कोश, हरियाणवी जो कहानी कोश, इस तरीके से आपको पूरी की पूरी एक, क्योंकि अभी तक हम हरियाणा के लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन कंप्लीट जो काम है उसमें वो हमने नहीं किया है। कि मेरी इच्छा है कि इस तरीके के से जो एक स्थान पर, यानी कि एक पुस्तक के अंतर्गत एक विधा को हम पूरा समेटें और उसमें हम काम करें। मेरे साथ जितने भी रिसर्च स्कॉलर जो पीएचडी कर रहे हैं उनमें हमने मतलब अभी पिछले दिनों एक जो गुड़िया थी उसने जो भिवानी से
थी, रेखा, उसने जो पीएचडी किया है और पीएचडी के साथ साथ उसने गांव में जाकर के 1000 गीत जो है उनको रिकॉर्ड किया है, उनकी लिरिक्स है और उनकी जो मतलब ओरिजिनल आवाज में उनका संकलन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आने वाले दिनों में, मतलब अलग अलग रीति रिवाज है, जन्म से संबंधित है, फिर उसके बाद पीलिया से संबंधित है, फिर विवाह से संबंधित है, विदाई से संबंधित है। तो इस तरह का जो संकलन है वो निरंतर जारी है। और जितने भी रिसर्च स्कॉलर पीएचडी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं केवल उनको एक ही हिदायत देता हूं कि हरियाणवी संस्कृति के सिवाय मैं किसी दूसरे विषय पे काम नहीं करवाता। तो इसीलिए ये प्राथमिकता रहती, क्योंकि मुझे पता है कि हरियाणा की डॉक्यूमेंटेशन जो 1966 में जब हरियाणा बना उस समय होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसीलिए ये बूढ़े, ये जो औरतें हैं या बुजुर्ग हैं, यदि ये चले जाएंगे तो ये हमारे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनके माध्यम से, इनके जो इंटरव्यूज के माध्यम से, इनकी बातचीत के माध्यम से भाषा की ऐसी वानगी उनके मुख से निकलती है कि एक शब्द में या एक लाइन में या 5 मिनट में मतलब इतने मुहावरे आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए जो भाषा की वानगी है हरियाणवी भाषा, उसकी जो रिचनेस है वो कहीं न कहीं खोती जा रही है। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे ध्यान में अभी आ रही है, 2 प्रश्न मेरे दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ पहले कौन सा प्रश्न मैं लूं। लेकिन एक जो जरूरी है कि समय बदल रहा जी। है, प्रयास सार्थक हैं, पर क्या डिजिटलीकरण इसका हो रहा है? क्योंकि इसको नहीं। आधुनिकता में ढालना होगा, वो अपेक्षित है। देखिए, इतना मतलब हो रहा है, लेकिन जितना सबसे बड़ी बात दिनेश क्या है कि हम अपने मूल को बचाना चाहिए। हमें परिवर्तन जरूरी है, लेकिन इतना परिवर्तन के विनाश हो जाए वो परिवर्तन नहीं होता, मेरी ये सोच है। किसी पेड़ की टहनी सूख जाती है तो वह सबसे ही पीछे छूट जाती है, लेकिन पेड़ सूख जाए वो चिंता का विषय होता है। तो इसलिए बहुत सारी परंपराएं हैं, समय के साथ चल रही हैं। कुछ जो है मतलब समय के अनुसार नई परंपराएं भी जुड़ गई हैं, कुछ जो पुरानी परंपराएं थी जिनको लोग पसंद नहीं करते थे वो छूट गई हैं। ये एक समय की सहज परिवर्तनशील धारा है और इसमें ये जो है निरंतर बहती रहती है। लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए था, अकेडमीज को जो काम करना चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के हरियाणा की जो कल्चर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए था 1966 में देवीशंकर जो प्रभाकर ने जो काम की शुरुआत की, पंजाब में देवेंद्र सत्यार्थी ने और एमएस रणधावा ने जो काम किया, वो काम हरियाणा में बहुत जरूरी था, होना चाहिए था। लेकिन वो उस सलीके से कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने किया है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं किया जितना होना चाहिए था। क्योंकि इस तरह के जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन के जो काम है, ये मतलब सरकार के लेवल के काम है, इसमें बहुत सारे खर्चे शामिल होते हैं। हमें आवश्यकता है कि हमारी जो, चाहे उसमें गीत हैं, चाहे परंपराएं हैं, चाहे रीति रिवाज है, चाहे संस्कार है, चाहे लोक आभूषण है, चाहे लोक परिधान है, चाहे लोक मान्यताएं हैं, कितना ही मतलब जो ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, कहावतें हैं, बुझावले हैं और आपके लोरिया हैं, इस तरह से मुहावरे हैं और कितनी सारी ऐसी चीजें, कड़के हैं, कितनी ऐसी ऐसी मतलब हजारों की संख्या में ऐसी चीजें हैं कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है हरियाणा की लोक साहित्यिक धरोहर, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ये मतलब जो दिया है, ये ब्यौरा भी दिया है कि गप गए, जो है आपके गपोड़ गए, गड़ंग गए, बतंगड़ गए, सारी चीजें हास्य की जितनी भी धाएं थी, अब उनको सैद्धांतिक स्वरूप हम नहीं देंगे तो कौन देगा। अब सहज रूप से कह देते हैं गपोड़ी, अब गपोड़ है क्या, उसको उसको पता होना चाहिए कि गपोड़ किसे कहते हैं, गड़ंग क्या है, गपोड़ और गड़ंग में क्या अंतर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समाज में मतलब कहते तो सभी हैं। और नकल मारने की परंपरा हरियाणा में जितनी है शायद ही कहीं हो, इतनी गजब की हास्य परंपरा हरियाणा में शायद ही कहीं हो। हमारे यहाँ बांगड़ में तो मरने के पश्चात जो है मतलब आप देखते हैं कि जो ससुराल वाले हैं वो जो खेड़ा करते हुए आते हैं, हाय हाय बूढ़ा क्यों मरा, बूढ़े ने पीली लासी, पोते ने दे दी फांसी, बूढ़ा ने उमरा, गीत गाती हुई आती महिलाएं। खेड़ा नृत्य है हमारे यहाँ मरने के पश्चात। आप देखो, शायद ही कोई धरती की ऐसी जगह हो जहां पर मरने पे भी लोग नाचते हैं, वो हरियाणा है जहां पर खेड़ा नृत्य हम करते हैं। तो वो सारी परंपराएं हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। आवश्यकता है उन चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करने की। व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन सामाजिक रूप से, जो संस्थागत रूप से सरकारी स्तर पर इस तरह का काम होना चाहिए कि किसी कोई भी रिसर्च स्कॉलर हरियाणा के बारे में जानना चाहता है तो वो एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो होनी चाहिए, ताकि उसको वहां की हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत उसको देखने को मिल सके। जी।
नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बताया आपने, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो युवा आ रहे हैं जिन जो डिजिटल से जानना चाहते हैं हरियाणा को, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी हास्य की बात आप कर रहे थे, हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ हरियाणवी हास्य के इतने प्रारूपों के बारे में आपने बताया, मखौल है चाहे गड़ंग है, कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते नहीं, नहीं, मैं कड़का है, जैसे मतलब देखो, हरियाणा के लोग जो आशु कवि बड़े होते हैं, और हरियाणवी भाषा में एक जो कड़का है, कड़का कड़का क्या होता है, तुरंत जो कविता गढ़ना, उसको हम जो कड़का कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे एक आदमी था, उसने दो ब्याह करे, और फिर मतलब दोनों ब्याह होने के बाद वो मतलब दोनों बहू उसकी वो मर गई, और तो गांव में एक जैसे चर्चा चली उसकी, जैसे उस पे बैठे थे, क्रिया पे बैठे थे, तो एक एक जो कड़केबाज था उसने तुरंत जो गढ़ दिया, हे भगवान तेरी माया, राधा दो लुगाई ले आया, दोनों मर गई, राधा रोन भी ना पाया। तो ऐसी जो चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं, मोदार चतुरु दो भाई, नून मिर्च की वो बनाई, ज्यादा जा रहा मोदे सीत लिया, पाछे ते चतुरु पीट लिया। तो ये जो हास्य की जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये हमारी लोक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैसे जब 1950 के आसपास जो ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर आने के पश्चात जो उसको जैसे खेत में चला करके देखा, तो एक कड़केबाज था, तो उसको दिखाया, तो उसको दिखा करके उससे पूछा, जो है बताओ भाई रामधनी कैसा लगा आपको ट्रैक्टर। तो उसने देखा भाई मतलब, तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, डोले यू चांदानी, कूणे यू बांदानी, घने रुपये लागे हैं भाई, मारी समझ में आंदानी। तो तो ऐसी ऐसी स्टीक जो मतलब समीक्षा जो है वो हरियाणवी लोक जीवन में आपको देखने को मिलती है, वो अपने आप में अद्भुत है। अब गप है, देखिए, गप है, गपोड़ है, गड़ंग है, मतलब तीनों में अंतर है। मतलब आपको बड़ी हैरानी होगी, गप में आंशिक झूठ होती है, ठीक है, और गपोड़ में आंशिक से ज्यादा झूठ होती है, और गड़ंग में 100% झूठ होती है, लेकिन हैं। सामने वाला फिर भी सुनता है। मतलब आप ये कह दो कि 300 साल पहले मेरा दादा अमेरिका गया था, ठीक है, तो 300 साल पहले दादा कैसे हो सकता है, तो लेकिन अमेरिका गया था, वहां जो समुद्र में डूब गया और कल निकला हमारी ठुट्टी में से। मतलब अचंभित करने वाली जो बात है भाई, मतलब गड़ंग है ये, बिल्कुल 100% झूठ बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाला उसको आनंद के लिए सुन रहा है, तो ये क्या है, गड़ंग है। जैसे हम इसके बाद जो गपोड़ हम मार देते हैं भाई, मैंने आज 20 फुट लंबा जो सांप देखा, जबकि सांप 20 फुट का होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं होता, 8-10 फीट का इस तरह का होता है। तो वो थोड़ा सा आंशिक जो जो प्रभाव है वो उसमें आ जाता है, भाई 8-10 फीट का था, और अपनी बहादुरी बताने के लिए वो थोड़ा और बढ़ा करके व्यक्ति बता देता है। तो ये जो चीज है, छोटी छोटी जो चीज है, वो सारी जो है देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ मतलब लोक जीवन में, आपको गीतों में भी हमारे यहाँ देखने को उल्ट बासियां हैं, जैसे गीतों में भी आपको देखने को मिलता है। और वो जैसे मुर्गा चाला ससुराल में, सर पे धर रहा हुक्का, कीड़ी ने तो ऊंट चूंग गया, फिर भी रह गया डोका। तो ऐसी कितनी सारी कहावतें कहवतें जो हमारी संस्कृति, और यहाँ तो गांव गांव के बारे में प्रसिद्ध है, हर एक गांव के बारे में, मतलब हर एक गांव का एक करेक्टर है जो लोक साहित्य में है। आटा जुरासी पीवे शीत बतावे लासी, मतलब आटा जुरासी के जो लोग हैं शीत पीते हैं, लेकिन ना उसको लस्सी कहते हैं, अपने आप को अपग्रेड कह के जो है अपने आप को बताते हैं, बेरी ना तेरी ना मेरी, ठीक है। तो ये स्थिति है, वहां के लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसी कहावतें समाज में हर गांव को, मैं गया श्यामड़ी मेरे जानते हैं हमारी कामड़ी, तो वहां के लोग तीखे हैं। तो कितने मतलब सारी गांव के चरित्र को बताने के लिए, पूरे गांव को पढ़ने के लिए, उसके गांव के विषय में एक कहावत है, भाई इस गांव के लोग ऐसे हैं। तो वो सारे साहित्य का हिस्सा है, लेकिन अब जो कभी हमने उसको जो है उसको संकलित नहीं किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। कितनी सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो समाज में मोतियों की तरह बिखरी हुई पड़ी हैं सांस्कृतिक स्वरूप में, आवश्यकता है उनको समेटने की, और जो है पिरो करके हार बनाने की, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो उस हार को पहन सके और उसकी कीमत को जान सके। जी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताया और खूब अच्छा भी लगा, और हमारे दर्शकों को भी अच्छी जानकारी मिली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जी, हरियाणवी जी, की जी। बात चल रही है, तो मैं चाहूंगा आप एक बार अपने पूरे साहित्य के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हरियाणवी में क्या क्या कार्य आपने किया है, और आगे किस तरह के कार्य की संभावना है।
देखिए, हरियाणा के जो प्रबंध काव्य, हरियाणा के गीति काव्य, हरियाणा के नाटक का जो नाट्य काव्य है, उनका संकलन किया है, उनके ऊपर शोध किया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के जो मुहावरे थे, उनको संकलित किया है। हरियाणा की 1000 के करीब जो है लोक कथाएँ हैं, वो मेरे पास संकलित हैं। इसके साथ ही और लगभग 250 के करीब जो लोरी हैं, मतलब जो बच्चे को सुलाने के लिए जो गाई जाती हैं महिलाओं द्वारा, वो अपने आप में जो गजब का साहित्य है, उसको भी हमने संकलित कर रखा है। और कई हजार जो हरियाणवी कविताएं हैं, वो हमारे पास हैं। और जो ग्रामोक्तियां हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि बेरी ना तेरी ना मेरी, बेरा न बाड़ी चाल पड़ा डिडवाड़ी, तो ये मतलब ये सारी जो ये ग्रामोक्तियां हैं, इनका भी हमने संकलन कर रखा है। और हजारों की संख्या में गीत जो हैं, उनका भी संकलन कर रखा है। और इसके साथ ही हरियाणा के लोक जीवन से जुड़े हुए लगभग 20,000 के करीब जो फोटोग्राफ्स हैं, वो मेरे पर्सनल साहित्य में संकलित हैं। क्योंकि पिछले 20-25 साल से ही मैं कैमरा लेकर के जब भी गांव में जाता हूं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता हूं। यहाँ की हवेलियां, यहाँ के काम धंधे, यहाँ का जो लोक व्यवसाय, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के आभूषण, उन सभी चीजों को हमने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही अलग अलग, चाहे मेवात है, चाहे हीर है, खादर है, बांगर है, बागड़ है, और चाहे कोरवी पक्ष है, आप जो सहारनपुर तक आप जाते हैं, ये जो मतलब कोरवी क्षेत्र ही है, यहाँ की संस्कृति लगभग एक जैसी ही है। और पंजाब से लगता हुआ जो हरियाणा है, आप देखते हैं, अंबाला भी आप उसे कह सकते हैं, टोहाना भी कह सकते हैं, फतेहाबाद, सिरसा, तो ये जो बेल्ट है, इसकी एक अपनी सांस्कृतिक परंपरा अलग से है। उसके माध्यम से भी जाकर के हमने यहाँ की जो लोक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको संकलित किया है। सांझी के भी मेरे पास 10,000 से ज्यादा जो फोटोग्राफ्स हैं, वो मैंने पिछले 10 साल से मैं सांझी की प्रतियोगिता भी करवाता हूँ, और उनको जो पुरस्कार भी देते हैं। और अब तो हम बड़े स्तर पे सांझी फेस्टिवल का ही आयोजन अगले साल से हम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसके बहुत सार्थक परिणाम भी मिलेंगे। तो इस तरीके से फैशन, हरियाणवी फैशन शो हम करवाते हैं, जिसे हरियाणवी लोक परिधानों को हमने मंच दिया है। और विदेशी महिलाओं ने हरियाणवी लोक परिधान को पहन करके सूरज कुंड में जो क्राफ्ट मेला होता है, उसमें पिछले 4-5 साल से मैं जाता हूं, तो वहां पर इस तरह के आयोजन करवाते हैं, ताकि हरियाणा की जो संस्कृति है वो आगे बढ़े। और पगड़ी की परंपरा की शुरुआत हमने की, मतलब यहाँ पर जो रत्नावली फेस्ट हम करते हैं, तो उस समय हमने पगड़ी बांधने की शुरुआत की थी। और आज पगड़ी के माध्यम से 10 से ज्यादा बच्चों को रोजगार भी मिला हुआ है। और बहुत सारे पगड़ी के प्रति बच्चों का जो क्रेज है, वो जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं भी अक्सर जब भी कोई ओकेजन होता है, तो मैं पगड़ी बांधता हूँ। तो वो जो सारी परंपराएं हैं, इस तरह का जो कार्य है, वो निरंतर जारी है। और आने वाले दिनों में विरासत के माध्यम से हम जो हमारे लोक व्यवसायिक जो काम धंधे हैं, उसकी शब्दावली, विशेष करके जैसे कुम्हार है, अब कुम्हार चुगड़े से लेकर के माप तक जितनी चीजें बनाता है, वो सारी की सारी चीजें, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनके चित्र खींचना, उनको डिस्प्ले करना, तो इस तरह का एक लोक व्यवसायिक इंसाइक्लोपीडिया हरियाणा का निकले, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को पता चले कि हरियाणा की जो लोक संस्कृति है, उसका महत्व क्या है, उसकी परंपरा क्या है। तो आने वाले सांझी पे, हरियाणवी पगड़ी पे, और आपका हरियाणवी चित्रण मांडनों पे, इन पे भी किताब आ रही है। तो वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब आप देख पाएंगे। और लेकिन काम तो जारी है, मतलब अनवरत रूप से जो लगा हुआ हूँ, कुछ और साथी भी लगे हुए हैं, सब मिलकर के अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ जरूरी जान पड़ती है कि जी महासिंह पूनिया, डॉक्टर महासिंह पूनिया आज जहाँ खड़े हैं, जी किन की प्रेरणा है, कौन सी ऐसी घटना है जिसने पूरी दिशा बदल दी, और आज जिस महासिंह पूनिया से मैं मिल रहा हूँ, जी वो महासिंह पूनिया बनाने के पीछे कौन रहा है? कौन सी ऐसी घटना देखिए है, मैं किसने ये दिशा प्रदान की? देखिए मैं सबसे ज्यादा प्रभावित अपने पिताजी से हूँ। और उन्होंने मतलब जिस अदब से अपने जीवन को जिया, पहली प्रेरणा तो घर से ही मिली, माँ बाप के माध्यम से। और उसके बाद जिस तरीके से फिर मैं पत्रकारिता से जुड़ा और संस्कृति पे लिखने लग गया, धीरे धीरे वहाँ जो नाम हुआ, जो पहचान मिलने जो लग गई, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग गया। तो लेक्चरर के बाद भी मैं मतलब लेखन जारी है, तो वो सारी चीजें जारी है। धरोहर बनाया, उसके माध्यम से पहचान बन गई। धरोहर से भी संतुष्टि नहीं हुई, भाई कुछ और बड़ा करना है मुझे, जो धरोहर तो 1 एकड़ में है, मुझे तो 10 एकड़ में बनाना है। अब जो है विरासत बना रहा हूँ। ये सारी जो मतलब जो गांव में मतलब मैं रहा, और गांव का बच्चा होने के नाते मेरे मन में जो मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली, कि वो बहुत जो संस्कृति के जो
सेजने वाले जो व्यक्ति थे, वो चारपाई भी बुनते थे, वो पिड्डा भी बुनते थे, वो लड़की की जब दूसर के हमारी गली में कोई लड़की जाती थी उसके लिए पिलंग भी जो है बुन करके देते थे। तो वो जो सारी परंपराओं को बहुत करीब से देखा, और जब मैंने देखा, और फिर मैं बाहर मतलब 22 देशों में मुझे बाहर जाने का मौका मिला है अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का। और जब मैंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो चीजें हैं, या जब मैं हरियाणा के एनआरआई से, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा, चाहे इंग्लैंड, वहां जाकर के मिलता हूं, तो वो उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उन उनसे भी बहुत सारी प्रेरणा मुझे मिली कि किस तरीके से हमें अपनी संस्कृति को सहेजना चाहिए, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का हरियाणा का एक सांस्कृतिक मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, उसमें भी हम जो पूरा मेला लगाते हैं। और सूरजकुंड में भी पिछले 4-5 साल से मैं राज्यपाल से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, उनसे मिलकर के हरियाणवी का वहाँ मतलब हरियाणवी संस्कृति को वहाँ इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उससे पहले वहाँ 35 देश भाग लेते हैं और पूरा भारत भाग लेता था, लेकिन हरियाणा कहीं था ही नहीं। हरियाणा में आयोजन हो रहा है, 1985 से सूरजकुंड शुरू हुआ, तो हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और राज्यपाल से मिलकर के वहां अपनी एंट्री की, और धीरे धीरे विस्तार करके हरियाणवी संस्कृति के लिए वहां पर अब एक शाम हरियाणा संस्कृति के नाम भी होती है, हरियाणवी फैशन शो भी वहां पर होते हैं, हरियाणा के जो क्राफ्ट्समैन है उनको भी जगह ज्यादा मिलती है। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल जो गीता जयंती फेस्टिवल है, यहाँ तो अलग से ही एक विरासत जो अलग से जो स्थापित किया जाता है, जिसको लाखों लोग देखते हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो तो सुबह आ जाते हैं और रात को 10 बजे तक अपनी रोटी बांध के आते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ देखते हैं। महिलाएं भी इंतजार करती हैं साल भर। कितने HCS IAS ऑफिसर हैं यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में जिनकी पोस्टिंग होती है, जो हरियाणवी बैकग्राउंड के हैं, उनके माता पिता स्पेशल आते हैं कि भाई हमें तो वो जो है विरासत में उसको देखना है। तो ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं, और इस दृष्टि से हमने ये प्रयास किया है कि अपनी संस्कृति को ज्यादा ऊंचे उठाएं। और आने वाले दिनों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कुछ इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। कनाडा में, अमेरिका में कुछ इस तरह की चीजें भी, जैसे अपनी फुलझड़ी थी, पिड्डे थे, चारपाई थी, और उसके साथ ही अपने दामन थे, और खारे हैं आपके, और इस तरह के हरियाणवी बर्तन हैं, या हरियाणवी हाथ से बनी हुई छोटी चीजें हैं, वो ये हैं। ये सारी चीजों को हम बाजार से जोड़ करके हम ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो किसी से कम नहीं है। हरियाणवी फुलकारी पंजाब की फुलकारी से कम नहीं है, लेकिन उसको मंच नहीं मिला। उन महिलाओं की डॉक्यूमेंटेशन नहीं की गई जो हरियाणवी, जैसे कसूती की जो कढ़ाई है, या इस तरह का जो काम करती हैं, फुलकारी काटती हैं, बाग काटती हैं, फूल काटती हैं, पत्तियां काटती हैं। तो वो सारी चीजें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन यदि हो जाती तो पंजाब की फुलकारी की तरह हरियाणा की फुलकारी की भी अलग पहचान होती। तो उन चीजों की आवश्यकता है जो जिस पे काम होना चाहिए। तो अब मंच मिलने के बाद व्यक्ति की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो मंच है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आने वाले दिनों में बहुत ही सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे, और हरियाणवी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हम और ज्यादा ऊंचा जो है ले जाने का प्रयास करेंगे। जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। अब एक चीज यहाँ मेरे दिमाग में और आ रही है जो सही है कि एक साहित्यकार के नाते, एक संस्कृति पुरोधा के नाते जितना काम आपने किया वृहद है, विस्तृत है, और अभी आप लगे हुए हैं, लेकिन खुद को कहाँ देखते हैं, कितना सफल मानते हैं? नहीं, मैं यदि संतुष्ट होता तो शायद मैं आज विरासत बनाने की बात नहीं करता। मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरी मैडम भी प्रोफेसर है, ठीक है, और मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर भी हूँ यूथ कल्चर अफेयर का। यदि मैं संतुष्ट होता तो शायद आदमी विरासत बनाने की बात नहीं करता, मैं धरोहर बना के संतुष्ट हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत कुछ और करना है, इस तरीके से करना है कि ताकि हरियाणा की कला बचे। और मैं अपने आप को अभी संतुष्ट नहीं मानता हूँ। विरासत का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद कुछ एक आइकॉनिक जो विलेज है, जो गांव, हरियाणा का एक आधुनिक हस्तशिल्प का एक गांव देने के बाद शायद कुछ थोड़ी बहुत संतुष्टि मिले, हाँ भाई हमने कुछ इस प्रदेश के लिए कुछ किया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक पक्ष और भी है जिसके बारे में अभी तक हमारी बात नहीं हुई। संस्कृति के लिए खासतौर से लोकगीत, लोक नृत्य के ऊपर भी आपका कार्य रहा है विश्वविद्यालय जी में, तो उसकी जी कुछ जी। विशेष उपलब्धियां रही होंगी, उनका भी जिक्र हम चाहेंगे आप करें। देखिए, जो है हमारा यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमने अभी एक लूर नृत्य है, हरियाणा का लूर नृत्य जो डिसअपियर हो चुका है, खत्म हो गया है, उस लूर नृत्य को हम रिवाइव कर रहे हैं। और वो आने वाले दिनों में यूथ फेस्टिवल में वो हमारा हिस्सा बनेगा। इसके साथ ही पगड़ी बांधने की परंपरा हमने शुरू की, पगड़ी हमारा कंपटीशन का हिस्सा हो गया।
हरियाणा के हस्तशिल्प, चाहे सांची बनाना है, चाहे उसका मतलब जो कला है, और चाहे फुलझड़ी बनाने की जो कला है, वो प्रतियोगिता हमने जो यूनिवर्सिटी में शुरू करवाई। और उसके साथ ही हरियाणवी गजल है, हरियाणवी गजल की जो प्रतियोगिता है वो भी हमने शुरू करवाई। और रिचुअल जो है, हरियाणा का एक विधा है रिचुअल, वो भी जो है यूनिवर्सिटी में हमारे यूथ फेस्टिवल में हमने इंट्रोड्यूस किया। और आने वाले दिनों में बहुत सी दूसरी जो विधाएं, सांग है, उसको भी हम जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सांग फेस्टिवल भी करवाते हैं। रत्नावली के माध्यम से हम पूरी जो हमारी लगभग 33 विधाएं हैं हरियाणा की, चाहे उसमें भजन है, चाहे उसमें लोकगीत है, चाहे उसमें रागनी है, चाहे उसमें सांग है, चाहे उसमें मतलब हमारी जो गायन शैलियां हैं, और इसके साथ ही जो उपरातली की रागनी, रंग काट रागनी, ये सारे का सारा, चाहे हरियाणा के लोकगीत हैं, भजन है, आपका लोक विनोद है, चुटकुले है, हरियाणवी भाषण है, हरियाणवी गजल है, तो कितनी ऐसी विधाएं हैं जो हरियाणा के लोक वाद्य वृंद है, हरियाणवी हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, कितनी ऐसी विधाएं हैं जिनके हरियाणवी स्किट है, नाटक है, हरियाणवी परंपराएं हैं, रिचुअल है, कितनी हरियाणा का हस्तशिल्प, इन सभी को लेकर के हम एक फेस्टिवल करते हैं रत्नावली। आने वाले दिनों में अब तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पे हमने काम करना है, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करके, और हम चाहेंगे हमारा जो काम है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो कला है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो विदेशों तक जाए, उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जरूरी सी बात है जो शायद आपने ना सोची हो, लेकिन आम युवा जो आपसे प्रेरित है, जो आपके काम को देखता है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज हैं आप हरियाणा के युवा के लिए, तो उनके दिमाग में ये भी बात रहती है कि डॉक्टर साहब का खान पान कैसा है, व्यवहार कैसा पसंद करते हैं, किन चीजों को पसंद करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं तो, मुझे तो रोटी ना मिले और हरियाणवी कल्चर के लिए काम करता रहूं, मैं तो उसी में आनंद आता है। आपको बड़ी हैरानी होगी, अभी भी मैं खेत में से आया हूँ, सुबह 8 बजे गया था, और अभी मैं केवल आपके इंटरव्यू के लिए आया, और खेत में काम चल रहा है, मैं खेत में काम करता हूँ। वहां पर मैंने पूरा बाग लगा रखा है, जिसमें 70 प्लांट्स जो फ्रूट्स के हैं हमारे, और अलग अलग फ्रूट्स के हैं 70 प्लांट्स। और अब औषधीय गार्डन जो है वो भी हम लगा रहे हैं, जो मतलब मेडिकल प्लांट्स हैं वो लगा रहे हैं। हरियाणवी रसोई हमारी बन के तैयार हो गई है, 2 कमरे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। हरियाणा का जो लोक सांस्कृतिक विरासत है, मतलब वो किसी को हल चला के देखना है तो विरासत में आना पड़ेगा, किसी को चूल्हे की रोटी खानी है तो विरासत में आना पड़ेगा, किसी को हरियाणवी स्टाइल में मैरिज करवानी है तो विरासत में आना पड़ेगा, किसी को हरियाणवी वेशभूषा चाहिए तो विरासत में आना पड़ेगा, किसी को हरियाणवी टूम चाहिए तो विरासत में आना पड़ेगा, हरियाणवी संस्कृति को किसी को करीब से देखना है तो मतलब विरासत में आना पड़ेगा। हरियाणवी घर कैसे होते हैं, चौपाल कैसे होती है, हवेली क्या होती है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितना है, जो मेडिकल प्लांट्स, आयुर्वेद के जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं, वो सारी चीजें एक जगह पे, पूरा आपको एक फूड कॉर्नर भी वहां पर, एंटरटेनमेंट कॉर्नर भी, वो सारी चीजें बिल्कुल आपको एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिले, इस तरह के विलेज की जो अवधारणा है उसमें लगे हुए हैं। रही खान पान की बात, मैं तो बिल्कुल ही जो हरियाणवी खाना है, चाहे खिचड़ी हो, चाहे दलिया हो, और चाहे मतलब हलवा हो, चाहे लापसी हो, खीर हो, इनको बहुत उत्साह के साथ खाता हूँ। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न जो खाना है उसको वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूल्हे की रोटी हो, सिलबट्टे की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुंडी में पिसी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरे घर में प्रयोग होती हैं। कुंडी सोटा भी हमारे घर में है और चूल्हा भी हमारे घर में है, सारी व्यवस्था हमारे घर में है। तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, खेत में भी अब तो मैंने बना दी, अलग से रसोई भी बना दी है। तो इस तरीके से, और मतलब हमारा ये प्रयास है कि भाई अपनी जो संस्कृति है उससे हम जुड़े रहें, लेकिन इन चीजों को मैं चाहता हूं जो ग्लोबल प्लेस मिले। जैसे पिछले दिनों जो भारत के राष्ट्रपति यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, तो हमने उनको जो है मतलब चोको चूरमा खिलाया। चूरमे का एक जो है संवर्धित स्वरूप हमने उनको दिया। जो कलाम साहब जब यहाँ पर आए, हमने उनको चोको चूरमा दिया। तो चूरमे की जो कल्चर है, चाहे खीर की कल्चर है, चाहे लस्सी की वैरायटी है, चाहे गन्ने के रस की वैरायटी है, वो आधुनिक रूप में, रोजगार के रूप में, स्टार्टअप के रूप में लोगों को मिले। क्राफ्ट्स जो है स्टार्टअप के रूप में लोगों को रोजगार के माध्यम से, उसकी नई जो चीजें हैं आपके, वो चीजें भी बाजार से जुड़े। मान लिया कि अब कोई बुढ़िया दुकानियां नहीं ओढ़ सकती, जो है सोपली नहीं जो ओढ़ सकती, कोई लड़की है तो वो स्टोल तो ओढ़ सकती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं पुरानी परंपराओं को नए रूप में ढाल करके प्रस्तुत करें, ताकि युवा पीढ़ी भी उसको पसंद करे।
अब जो हरियाणा की बच्चियां हैं, कितनी सारी बच्चियां हैं, आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी बिटिया अमेरिका में थी और वो यहाँ पर आए तो उन्होंने हरियाणवी स्टाइल में मैरिज करना चाहा, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मैंने हरियाणवी ड्रेस और हरियाणवी स्टाइल में उनकी मैरिज की, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट मैरिज करना चाहता है और वो इतनी मतलब सक्सेसफुल रही। मैंने 500 बोइये उनकी शादी में बनवाए थे, कार्ड के साथ बोइया देने की परंपरा शुरू की थी और जब शादी के अगले दिन मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 500 बोइया आपने बना के दे दिए, आज हमारे घर में एक भी बोइया नहीं है, सारे आईएएस ऑफिसर जो उठा के ले गए। तो उन परंपराओं को इनोवेटिव तरीके से हम मान लिया डिब्बा खरीदते हैं, मतलब जो कार्ड के साथ डिब्बा देते हैं, डिब्बा क्यों दें, आप बोइया दीजिए, पेपर मैसी का रिसाइकलिंग का है। तो हमारे पूर्वजों ने तो ये कमाल की जो एक कल्चर हमारे को दी है, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने दिया उन्होंने, जो चीज खराब हुई उसको मतलब री यूज कर लिया, उसको तरीके से, जैसे बिछोने बन गए और गुदड़ी बन गई, लिया सोड़ बन गई, रजाई बन गई, दरी बन गई, तो कितनी सारी चीजें वो ये बन गए। इसी तरीके से मतलब जूती टूटी तो मतलब उसको खोस बन गए, खोसड़े बन गए, लित्तर बन गए, मतलब छोड़ा ही नहीं उसको। तो ये जो कमाल की जो संस्कृति थी ना हमारी, कि भाई किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देना, वो कमाल की कल्चर अपनी थी। उसमें पेपर खराब हो गए तो गड़ा करके जो पेपर मैसी के वो ये बना लिए, जो है बर्तन रखने के लिए या आटा रखने के लिए, कुछ इस तरह के जो है मतलब जो बर्तन बना लिए पेपर मैसी के, वो सारी चीजें थी। लेकिन अब धीरे धीरे, और दूसरा जब हम आधुनिक ज्यादा हो रहे हैं, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब चीजों को देखते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट करते हैं कि ऐसी चीजों को यूज कीजिए जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो। प्रकृति से व्यक्ति दूर हो गया है। हमारी संस्कृति जो प्रकृति के बीच रची और बसी थी, लेकिन आज वो प्रकृति से दूर हो रही है और इसीलिए इस तरह की महामारियां और दूसरी सारी चीजें आ रही हैं। व्यक्ति में बीमारी भी आ रही है। जब व्यक्ति प्रकृति के बीच रहता है, प्रकृति में रहता है, तो वह बीमार भी कम होता है। इसीलिए हमारा प्रयास विरासत में जो है प्रकृति की संस्कृति को स्थापित करना है। पास्ट टू फ्यूचर हमारी टैगलाइन है, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी लोक पारंपरिक विरासत थी वो बच्चों से कैसे जुड़े, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी रही संस्कृति के ऊपर। अब थोड़ी सी बात साहित्य की करेंगे। जी जी। और साहित्य में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि लिखते तो लोग बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा जी प्रश्न जी। है कि साहित्य को आप ईश्वर का वरदान मानते हैं या मतलब मेहनत से किया जाने वाला कोई कार्य समझते हैं? देखिए, ये जन्मजात प्रतिभा तो होती ही है, वरदान भी रहता है, लेकिन लिख करके हम उसको बहुत ज्यादा निखार सकते हैं। जब आप लिखते हो, आपकी लेखनी में दम है, तो आपको लोग अप्रोच करते हैं और आप छपते हो, चाहे अखबार हो, चाहे उसमें आपकी पुस्तकें हों, चाहे जितने भी जो प्रकाशन घर हैं वो आपसे संपर्क करते हैं। तो इसी तरीके से जो लिखना जो है, क्योंकि और अलग तरीके से लिखना, शोधात्मक लिखना और पूरा विश्लेषण के साथ लिखना, वो एक अपने आप में एक अनूठा कार्य है। वो मेहनत से ही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट में, जितनी ज्यादा डीप में जाओगे, उसके अनुसार ही आपके जो लेखन में है उसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देगा। ये मतलब जो यानी कि भगवान की देन तो है ही, लेकिन उसको निखार करके हम इसको एक बिल्कुल एक ऐसे गुण के रूप में स्थापित कर सकते हैं जो आपको अलग पहचान देता है। जी। डॉक्टर साहब, वर्तमान में साहित्य को, खासतौर से हरियाणवी साहित्य को कहाँ और कैसा देखते हैं? देखिए, एक पिछले दिनों एक जो मुहिम चली थी पिछले दशक में, 2000 के आसपास लोकसभा में भी सवाल उठे थे कि हरियाणवी को संविधान की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। और उस समय मैंने भी एक पूरा, आपने देखा हो दैनिक ट्रिब्यून में पूरा एक पेज जो है वो मैंने हरियाणवी जो भाषा है उसको उसके ऊपर लिखा था कि भाई इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। जो वैदिक संस्कृत की हम बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। फिर व्याकरणिक संस्कृत की हम बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। फिर हम पाली भाषा की बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। फिर हम जो आपकी प्राकृत भाषा है उसकी बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। और इसके साथ ही फिर आप फारसी जो भाषा की बात करते हैं तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। फिर आप अपभ्रंश भाषा की बात करते हो तो उसमें भी हरियाणवी में के शब्द हैं। उर्दू की बात करते हो तो उसमें भी हरियाणवी के शब्द हैं। और आप हरियाणवी की बात करते हो तो हरियाणवी तो है ही। अब हरियाणवी को तो मैं तो भाषा मानता हूँ
और क्योंकि भाषा वो होती है जिसकी अलग अलग बोलियां होती हैं, और हरियाणवी भाषा है और इसकी अलग अलग जो बोलियां हैं, चाहे मेवाती है, चाहे अहिरवाटी है, चाहे इसकी कोरवी है, चाहे आपकी बांगरू है, चाहे बागड़ी है, ये इसकी अलग अलग उप बोलियां हैं, आप इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस भाषा का जो इतिहास है बहुत पुराना है, लेकिन इसकी लिपि को लेकर के अभी जो है मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदी की लिपि को स्वीकार करके इसे कर लेना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसे पंजाबी भाषा की अलग से लिपि है, ऐसे अलग लिपि बननी चाहिए। इस मतभेद के चलते हम इस भाषा को मतलब उच्च स्थान नहीं दिला पाए। हालांकि हजारों की संख्या में ग्रंथ हरियाणवी भाषा में लिखे गए हैं और लोगों ने लिखा है और आज भी लोग लिख रहे हैं। और हरियाणवी भाषा इतनी कमाल की भाषा है, इसका एक शब्द एक मोती के बराबर है। और जब हम आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं पिछली बार जब टर्की गया तो टर्की जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा इस्तांबुल, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक स्वीट थी, एक मिठाई थी, और वहां पर वो मिठाई थी हलवा। अब हलवा तो अपने यहाँ भी है। आई वॉज शॉक्ड भाई, ये मतलब हलवा जो डिश है, फिर मैंने उसको खाया। भाई हमारे थोड़ा सा अलग रेसिपी जरूर थी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो हलवा शब्द अपने यहाँ भी है और जो है मतलब आप टर्की में भी है, बड़ी हैरानी हुई। अब टर्की में मतलब मैंने अपने यहाँ दिक्कत शब्द है, दिक्कत, और जो टर्की एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था इफ यू हैव दिक्कत यू मे गो देयर, यानी कि वॉशरूम। तो ऐसी जो दिक्कत मतलब अब दिक्कत शब्द है। अब दिक्कत भाई यहाँ से वहां कैसे गया, वहां से यहाँ कैसे आया। अब कितना आप देखिए, यहाँ से आप इंडिया जाते हैं, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, इराक, ईरान इराक से होते हुए आप टर्की जाते हैं, वो एंट्री गेट है यूरोप का। तो किस तरीके से वो मतलब किस तरीके से वहां पर ये शब्द गए। और मैं उज्बेकिस्तान गया तो उज्बेकिस्तान में मैंने देखा वहां पर भी जंजीर है, जरीब है, जज्बा है, मोहब्बत है। ठीक है, कितने ऐसे शब्द हैं जो उज्बेक भाषा में देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं कि अलग तरीके से ये पूरी एक बेल्ट, ये कल्चरल बेल्ट है, बर्मा से लेकर के इंडिया, फिर आपका पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक, और फिर ये टर्की। ये पूरी एक कल्चरल बेल्ट है, पूरी कंप्लीट। जब मैं वर्ल्ड लेवल पे देखता हूं तो मूल्यांकन करता हूं तो बहुत सारी जो रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आर्किटेक्चरल जो वैल्यूज हैं। अब मैं एक आपको बड़ी हैरानी होगी, अपनी दरियों के डिजाइन वही हैं जो टर्की में है, उज्बेकिस्तान में है। हैरानी की बात है। वही पगडंडिया बनाना, फूल बनाना, पतिया बनाना, जिग जैग बनाना, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी ये बेल्ट है, पूरी कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है। और हरियाणा से भी ऊपर, हरियाणा को तो हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो मतलब इस तरीके से तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा साहित्य है, बहुत सारा सांस्कृतिक पक्ष ऐसा है जो मतलब व्यापक स्तर पे जिसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन कौन है? मेरे पसंदीदा साहित्यकार देखिए, सूरदास को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद तो मतलब बिल्कुल वो गांव से जुड़े हुए हैं, वो उनमें तो मेरी आत्मा रचती है, बसती है। लेकिन जो इसके साथ ही आप जो फणीसुनाथ रेणु है, यशपाल है, तो उसको भी मतलब मैंने पढ़ा है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद मुझे सबसे ज्यादा मतलब अच्छे जो है साहित्यकार लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, हरियाणवी में कोई नाम नहीं बताया आपने, हरियाणवी के भी हरियाणा में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। देखिए उसमें मतलब यदि देवीशंकर प्रभाकर की आप बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, बहुत जो कमाल का काम किया है। और इसी तरीके से रामफल चैल ने बहुत अच्छा कार्य किया है। राजकिशन नैन अपने आप में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप केसी यादव ने भी मतलब साहित्यकार तो नहीं है, लेकिन वो इतिहासकार के रूप में उनकी जो भूमिका है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। डॉक्टर संतराम देशवाल है, उनका कार्य बहुत ही मतलब उत्तम कोटि का कार्य है। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा है, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है। जो गांव में रचे हैं, बसे हैं, जो मतलब बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, मैं उनको जो सलाम करता हूं और वो मेरे लिए भी प्रेरणा है सभी। जी डॉक्टर साहब, हरियाणवी में कुछ सुनाएंगे? भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। तो जी भाई सारी जो परंपराएं हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। और देखिए कमाल की भाषा है हरियाणवी। तो मैं कहूँ भाई, रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है। तो किसी ने पूछा भाई रामायण का मतलब सार बताओ, हरियाणवी आदमी से पूछा था। हरियाणवी आदमी ने बिल्कुल
2 लाइनों में पूरी रामायण का सार दे दिया। देखिए हरियाणी भाषा की वानगी कि एक था राम, एक था रामड़ा, उसने ठाली उसकी बहू, उसने फूक दिया उसका गामड़ा। तो भाई ऐसी जो स्थिति है, तो अब केवल 2 ही लाइनों में आपका पूरा समग्र जो सार है वो देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में बिखरी हुई पड़ी हैं। आवश्यकता है हम उनको संकलित करें और मतलब समाज को दे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, डॉक्टर साहब युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहो। आसमान में उड़ारी लो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरती पे जरूर आओ। बुजुर्गों का जरूर सम्मान करो, उनसे बातचीत जरूर करते रहो। उनके पास खजाना है, उनके पास बैठो, उनका अनुभव जानो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो। गांव के जो बच्चे हैं उनसे भी, और जो शहर के बच्चे हैं उनसे भी, युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि हम कहीं भी जाएं, कहीं रहें, लेकिन अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात करके रखें, उसको बचा करके रखें। जी, डॉक्टर साहब साहित्यकार का समाज से सीधा सरोकार होता है जी और उसकी उसकी कलम समाज को लेकर के चलती है, समाज की भावनाओं को लेकर के चलती है। अगर हम बात जी करें जी। कि डॉक्टर महासिंह पुनिया समाज के लिए क्या सोचते हैं? देखिए समाज तो एक हम उसका हिस्सा हैं और जो अब बहुत बड़ा अंग है। और हरियाणवी जब समाज की बात करते हैं तो यहाँ का समाज, यहाँ के लोगों की जो मतलब जो दिलदारी है, वो जो मतलब कमाल की दिलदारी है। जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहाँ हरियाणवी मिलते हैं, तो वहाँ का जो समाज है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता, सामाजिकता, सामाजिकता हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज का। तो इसलिए मैं समाज के प्रति यही दृष्टि रखता हूं कि भाई समाज में जो बुरी चीजें हैं उनको जो नकारात्मक दृष्टि से साहित्यकार को जो नकारना चाहिए, उनका समाधान जो देना चाहिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास के माध्यम से दिया है। तो इसी तरीके से समाज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बनाए रखना, इसको बचाए रखना, इसकी परंपरा को जीवंत रखना, वो हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति प्रधान नहीं है, समाज प्रधान। जी, डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हरियाणवी संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में बड़ी विस्तार से बात हुई और निसंदेह हमारे दर्शकों के लिए एक रोचक जानकारी भी ये होगी। आपका हमें समय देने के लिए मैं अपनी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपने मुझे मौका दिया और मेरी जैसी नाचीज को, छोटे व्यक्ति को रूबरू होने का मौका मिला, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। और आपने बहुत दक्षता से, शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो आपने छुआ नहीं हो, ये आपकी विशेषता है। इसके लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। धन्यवाद।